हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 20 जनवरी 2021। तो आइए देखते हैं 20 जनवरी 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है कि किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस को शुरू किया है। तो एक खासकर सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए आर्थिक रूप से जो कमजोर लड़का या लड़की है उसको आर्थिक सहायता देने के लिए राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान, जो आपको केरल के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा ये शुरू किया गया है। और इस अभियान की शुरुआत कौन की है? तो राज्यपाल की है, केरल के राज्यपाल। तो केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान जो है वर्तमान। पिनेरी विजयन जो है वो यहाँ के आपको सीएम है। केरल से याद रखेंगे, यह पूर्णतः डिजिटल शिक्षा लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। ऐसे भी भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर आपको केरल राज्य का है। सर्वाधिक लिंगा अनुपात भी आपको केरल राज्य का ही है। और केरल से याद रखेंगे, यहाँ पर आपको चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना आपको केरल में ही किया गया था। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि यहाँ पर महिला व्यापारिक केंद्र की स्थापना किया गया था। और इसके अलावा किसानों के सहायता के लिए किसान नियंत्रण बोर्ड के भी स्थापना आपको केरल में किया गया था। याद रखेंगे, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य है। यानी एमएसपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? केरल है। तमिलनाडु से याद रखेंगे, तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा किया कि स्कूली शिक्षा के दौरान बच्चे को 2 GB डाटा फ्री में देने की घोषणा किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जिसे एनडीआरएफ ने अपना 16वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो एनडीआरएफ की स्थापना जो हुई थी 18 जनवरी 2006 ईस्वी में इस एनडीआरएफ की स्थापना हुआ था, जो राष्ट्रीय आपदा के दौरान ये सेवा करता है। तो ये है एनडीआरएफ की टीम जो आपदा के दौरान लोगों की सहायता करता है। तो इसका अपना हाल ही में 16वां स्थापना दिवस मनाया 18 जनवरी को। कब मनाया? 18 जनवरी को। और 15 जनवरी से याद रखेंगे, 15 जनवरी को हाल ही में थल सेना दिवस मनाया गया था, यानी आर्मी डे मनाया गया था। क्योंकि 15 जनवरी 1949 ईस्वी को पहली बार कमांडर इन चीफ बने थे एम करियप्पा साहब बने थे। उन्हीं के शामिल होने के बाद ये मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसके वास्तुकार थे राम सुतार। वास्तुकार कौन थे? राम सुतार इसके वास्तुकार थे। यानी बनाने का जो डिजाइन तैयार किए थे, कौन किए थे? राम सुतार किए थे। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो केवड़िया में है। और केवड़िया कहाँ है? तो आपको गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। और इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यहाँ 8 ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। कितने ट्रेनों का? तो 8 ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो 182 मीटर है। कितना है? 182 मीटर है। और इसको पर्यटन में विकसित करने के लिए यहीं पर आपको चिल्ड्रन पार्क की स्थापना किया गया है। आपको चिल्ड्रन पार्क की स्थापना यहाँ पर किया गया है। और एकता भवन के उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 31 अक्टूबर को किया गया था। क्योंकि 31 अक्टूबर 2018 को इसका अनावरण किया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी को। कब किया गया? 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। और हाल ही में 2020 में 31 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एकता दिवस के अवसर पर यहाँ पर समुद्री विमान सेवा की शुरुआत किया गया। यानी समुद्री विमान सेवा की शुरुआत आपको यहीं से किया गया है। आपको समुद्री विमान सेवा कंवरिया से अहमदाबाद
बाद के बीच शुरू किया गया था। तो प्रश्न पूछा है कि ये जो 8 ट्रेनों को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई यह किसकी मूर्ति है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। किनका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे और भारत में एकीकरण के जनक माने जाते हैं, इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं। और भारत का आपको आयरन मैन के नाम से भी किनको जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान, यानी सक्षम अभियान की शुरुआत किया गया कि लोगों को हरित कहने का मतलब पर्यावरण और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये शुरू किया गया है आपको पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। यानी वर्तमान पेट्रोलियम एवं कोयला मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। वर्तमान में कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है ये। उसके अलावा याद रखेंगे रेल मंत्रालय ने हाल ही में आपको नई अयस्क नीति 2021 शुरू किया है। यानी नई लॉ अयस्क नीति किसके द्वारा शुरू किया गया? रेल मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल है और वर्तमान रेलवे का चेयरमैन है आपको सुनीत शर्मा। शिक्षा मंत्रालय कहने का मतलब पहले मानव विकास मंत्रालय था और उसी का नाम परिवर्तन कर दिया गया है अभी शिक्षा मंत्रालय। और वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और नई शिक्षा नीति लागू किया गया है 2020 नई शिक्षा नीति लागू किया गया था आपको कस्तूरीरंगन समिति के सिफारिश पर। और नई शिक्षा नीति का पैटर्न जो था वो 5+3+3+4 जो था, पहले आपको 10+2 वाला पैटर्न को स्थान पर 5+3+3+4 का एक नया पैटर्न लाया गया। और नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और विदेश मंत्रालय यानी वर्तमान विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के झियांग प्रांत से कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो झियांग जो प्रांत है ये है आपको चीन में। कहाँ है? चीन में है। और चीन के जो वहाँ से टमाटर और कपास की जो आयात होती है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने ने? तो अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया। तो चीन से याद रखेंगे चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। और ये इसका सबसे बड़ा शहर है शंघाई। क्या है? सबसे बड़ा शंघाई है। और बीजिंग से याद रखेंगे यहीं पर शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा 2022 में। शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? बीजिंग में ही होगा। और इसके अलावा याद रखेंगे यहाँ की मुद्रा है युआन। यहाँ की मुद्रा क्या है? युआन है। और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। रूस से याद रखेंगे रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और इसकी राजधानी जो है मॉस्को। और सर्वाधिक ट्रैफिक मतलब ज़्यादा जाम कहाँ लगता है? तो मॉस्को में। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। और जापान की राजधानी टोक्यो जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। और यहीं पर आपको 2021 में आपको ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हो रहा है? जापान में। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एसी हुड्डा सुंगा, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और वियतनाम और भारत से याद रखेंगे वियतनाम और भारत के बीच हाल ही में अभी आपको दक्षिण चीन सागर में पैसेज नामक नौसेना अभ्यास हुआ था। किसके बीच? भारत और वियतनाम के बीच युद्धाभ्यास हुआ था आपको दक्षिणी चीन सागर में। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां बन के तैयार हुआ है? जिसका उद्घाटन मार्च में होगा। कहां होगा? कब होगा? मार्च में होगा। ये बना है कर्नाटक में। कहां बना है? कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन जो है वहां पर किया गया है। एक होता है हुगली, एक है आपको पश्चिम बंगाल में। एक क्या है? हुबली। यानी कर्नाटक के हुबली में ही भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बन के तैयार कहाँ हुआ है? हुबली में। जबकि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो था गोरखपुर था। पहले क्या था? गोरखपुर था। और गोरखपुर से भी ये बड़ा बनेगा। कौन बन रहा है? हुबली में बन के तैयार है। मार्च में उद्घाटन होगा। इससे पहले खड़गपुर रेलवे स्टेशन था पश्चिम बंगाल का। उसके बाद गोरखपुर बना, अब बन गया हुबली। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मेंस आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू किया गया? यानी कला को प्रदर्शन करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और यहाँ के जो आपके सीएम है अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल जो है यहाँ के गवर्नर है। यहाँ पर याद रखेंगे भारत में पहला प्लाज्मा बैंक की स्थापना किया गया था दिल्ली में। यानी कोरोना काल में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापन किया गया था? दिल्ली में। पौधारोपण नीति,
यानी पौधा रोपण नीति सबसे पहले कहाँ लाया गया था? दिल्ली में लाया गया था पौधा रोपण नीति। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, प्लाज्मा बैंक और पौधा रोपण नीति किसके द्वारा लाया गया था? दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया था। हाल ही में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये फिल्म के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है और ये दिया गया विश्वजीत चटर्जी को। किनको दिया गया? विश्वजीत चटर्जी को दिया रहा है। और 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ चल रहा है? गोवा में शुरू हुआ है, जो 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में होगा, अभी चल रहा है। तो 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कहाँ किया गया? गोवा पर। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और वहाँ के सीएम प्रमोद सावंत के द्वारा उसमें फोकस कंट्री के रूप में किसे शामिल किया गया? तो बांग्लादेश को शामिल किया गया। हेमंत कुमार से याद रखें, हेमंत कुमार पांडे जो हैं वो डीआरडीओ के साइंस सीट का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हेमंत कुमार को। और बीके यादव को दिया गया है आपको इंजीनियरिंग वार्ड से सम्मानित किया गया। ये रेलवे के पूर्व चेयरमैन हैं जिनको आपको ये वार्ड से सम्मानित किया गया था, इंजीनियरिंग वार्ड से सम्मानित किया गया था। और सोमा मंडल से याद रखेंगे आपको सेल की पहली महिला अध्यक्ष जो कौन बनी है? सोमा मंडल बनी है। तो आइए रिवीजन करते हैं कुछ करेंट अफेयर्स का। 2 दिन से ये रिवीजन नहीं हो रहा था और स्पेशल संडे को रिवीजन तो करवाई भी करते हैं। तो ये आप लोग का भी एक मतलब एथी है कि आप लोग भी दूसरे दोस्तों को भी जोड़ा कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो फिर और अच्छा से वीडियो भी बनाएंगे और भी आपका जो सुझाव होगा वो कमेंट करके बताएंगे, तो फिर हम अगले दिन वैसे और नया उसमें जोड़ के लाएंगे। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो होता है, हम लाइव चैट आपको नहीं देख पाते हैं। कमेंट कर दीजिएगा तो फिर हम पुनः उसको देखेंगे और अगले दिन फिर आपके जो सुझाव होगा फिर अगले दिन बताएंगे आपको। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने पिपली जो है ये कुरुक्षेत्र जो क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र हरियाणा के, कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा के है। और इसे पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए निर्णय लिया है कौन? हरियाणा सरकार। यानी हरियाणा के सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर ने ये पिपली क्षेत्र को विकसित करने का आपको प्रयास करने की घोषणा किया है। और कुरुक्षेत्र से याद रहे, कुरुक्षेत्र में ही गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था। गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको ये कुरुक्षेत्र में किया जाता है जो हरियाणा में। हरियाणा से याद रखेंगे गुरुग्राम, हरियाणा का जो गुरुग्राम है यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर है। यानी अंतर्राष्ट्रीय आपको सौर संगठन जो है, आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया है? गुरुग्राम में ही बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये 2015 में इसकी स्थापना किया गया था भारत और फ्रांस के सहयोग से, जिसमें सह अध्यक्ष जो है वो फ्रांस है और उपाध्यक्ष के रूप में भारत काम कर रहा है। तो इसको याद रखेंगे। असम से याद रखेंगे, असम सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत किया है। यानी यहाँ के जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया है पर्यटन संजीवनी योजना, खासकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और यही नहीं, गुजरात सरकार ने भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति 2021 लाया है। यानी पर्यटन नीति 2021 कौन लाया? गुजरात सरकार के द्वारा लाया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में पहला पक्षी महोत्सव यानी कलरव का शुरू किया गया है? तो ये पक्षी महोत्सव मनाया गया कहाँ पे? बिहार में मनाया गया। यानी बिहार के जमुई जिले में इसको मनाया गया पक्षी महोत्सव। और इसके शुभारंभ किए, उद्घाटन कौन किए थे? यहाँ के सीएम जो है आपको नीतीश कुमार जी के द्वारा ये शुरू किया गया। और वर्तमान बिहार के गवर्नर जो है फागू चौहान है। और याद रखेंगे बिहार के राजगीर में पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया था। राजगीर में भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे लंबा सुरंग अटल सुरंग बनाया गया है, जिसकी लंबाई 9.02 आपको किलोमीटर है। ये लंबा सुरंग बनाया गया है रोहतांग दर्रा में। कहाँ बनाया गया है? रोहतांग दर्रा में ये बनाया गया है, जो पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी पर्वत में का हिस्सा है। और गुजरात से याद रखेंगे, गुजरात ने पक्षियों के सुरक्षा को लेकर एक करुणा निधि अभियान शुरू किया है। यानी पक्षियों को लेकर शुरू किया है, करुणा निधि अभियान शुरू किया है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पोंग डैम है, जहाँ पर इस पोंग डैम में हजारों पक्षी मृत पाई गई है। और पोंग डैम जो बनाया गया है ब्यास नदी पर बनाया गया। किस नदी पर? ब्यास नदी पर बनाया गया है। और ब्यास नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। क्या है? रोहतांग दर्रा ही है। और उत्तराखंड से याद रखेंगे, उत्तराखंड में लाइकेन पार्क, सेवाल पार्क बनाया गया। साथ ही पहली बार आपको बिजली तैयार करने की शुरुआत किया गया। और 100 रोजगार देने के लिए भी यहाँ पर हाल ही में योजना शुरू किया गया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है यहाँ के आपको सीएम है और बेबी रानी मौर्य जो है उत्तराखंड के गवर्नर है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में
हाल ही में किस राज्य ने चल रहे शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क को माफ कर दिया है? तो ये परीक्षा शुल्क को माफ कर दिया कौन? आपको उड़ीसा ने। यानी मैट्रिक छात्रों में जो पैसा लगता है फी, उसके क्या कर दिया गया? पूर्णतः माफ कर दिया। यानी उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, उनके द्वारा इसे माफ कर दिया गया है। और यहाँ स्वच्छता के लिए गरिमा योजना की शुरुआत किया गया था। यानी स्वच्छ कर्मी महिला जो होती है उसको आर्थिक लाभ देने के लिए गरिमा योजना की शुरुआत किया गया था। और बलिराम योजना भी बहुत प्रचलित था। यहीं पर बलिराम योजना शुरुआत किया गया था भूमिहीन किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए। और यहीं पे याद रखेंगे मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया था। यानी मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया था आपको यहीं पर बिजली संबंधित समस्याओं के लिए। और यहीं से याद रखेंगे रेडियो पाठशाला, यानी कोरोना काल में ये रेडियो पाठशाला की शुरुआत यहाँ पर किया गया था। और यहाँ पर याद रखेंगे एक पॉइंट और दिखाएंगे कि 2023 में आपको हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ आयोजन होगा? उड़ीसा में होगा। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत पहला यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? उड़ीसा में ही पहला यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का पहला हाइब्रिड एयर स्पेस और रक्षा प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारत के सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु में ये किया गया। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो, जिसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इसको वर्तमान के सिवन जो है इसके प्रमुख हैं। के सिवन जो है इसका क्या है? प्रमुख है। किसका? इसरो का प्रमुख है। और बेंगलुरु से याद रखेंगे ये भारत का पहला शहर है जहां पर आरओ ट्रेन की शुरुआत किया गया था। यानी आरओ ट्रेन की शुरुआत कहाँ से किया गया था? आपको बंगलोर से शुरू किया गया था। हैदराबाद से याद रखें, हैदराबाद को जिनोम वैली कहा जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बनाया है उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में है। और गांधीनगर से याद रखेंगे, गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है, ये विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय कहाँ बनाया गया? यहीं पर बनाया गया। जबकि बेंगलुरु का जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, वहाँ पर खिलौना का सबसे बड़ा क्लस्टर उद्योग स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? कर्नाटक में किया जाएगा। जबकि गांधीनगर में विश्व का सबसे बड़ा खेल संग्रहालय बनाया गया है गांधीनगर में। और लखनऊ से याद रखेंगे, लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और लखनऊ में ही आपको किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया गया था। हाल ही में वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था। और इसका मेन मकसद है किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य से ये शुरू किया गया था। और लखनऊ में हाल ही में प्रदूषण रहित शहर को बनाने के लिए यहाँ पर आपको थाइला बैंक की स्थापना किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है? तो ये प्रारंभ जो है इसकी शुरुआत किया गया स्टार्टअप इंडिया। इस प्रारंभ जो मिशन शुरुआत किया गया ये खासकर इंटरनेशनल समिट, यानी इसमें बिमेस्ट के सदस्य देश भी भाग लिए थे। ये स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम भारत में शुरू हुआ था 16 जनवरी 2016 में ये शुरू हुआ था। इसकी 5वीं वर्षगांठ जो मनाया गया, तो 5वीं वर्षगांठ में आपको इसमें बाहरी जो उद्योग के संबंध में काम करने वाली कंपनियां वो भी, और बिमेस्टेक के जितने भी सदस्य देश थे मेंबर, वो भी इसमें शामिल हुए थे। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे पीयूष गोयल किए थे। और ये कहाँ समिट का आयोजन हो रहा था? कहाँ से? तो दिल्ली से हो रहा था। कहाँ से? दिल्ली से हो रहा था। और इसमें ये लोग शामिल थे। अब रविशंकर प्रसाद विधि और न्याय मंत्री हैं। प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। अमित शाह भारत के क्या हैं? आपको गृह मंत्री हैं, यानी होम मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने नई लौ अयस्क नीति 2021 लाया है? तो ये अभी हाल ही में लाया है, रेल मंत्रालय के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया है? रेल मंत्रालय के द्वारा लाया गया। और वित्त मंत्रालय जो है, वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा वो बिल्कुल पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया जाएगा, यानी पूर्णतः डिजिटल बजट प्रस्तुत किया जाएगा इस साल। यानी 2021-22 का जो बजट है ये पूर्णतः क्या होगा? डिजिटल होगा। क्या होगा? पूर्णतः ये डिजिटल प्रस्तुत किया जाएगा। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। और वर्तमान गृह मंत्री जो है वो अमित शाह और रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जो है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सीडीएस कहते हैं। उनके द्वारा सिल्वर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पृथ्वीपाल सिंह को सम्मानित किया। पृथ्वीपाल सिंह जो थे वो आपको सेना के तीनों अंग जो है, नौसेना है,
थल सेना हो या वायु सेना के तीनों अंगों में कार्य कर चुके हैं पृथ्वीपाल सिंह अभी हाल ही में अपना 100वां जन्मदिन मनाए। तो इन्हीं को अभी हाल ही में हमारे CDS प्रमुख बिपिन रावत के द्वारा इनको चांदी की थाली से सम्मानित किया गया था। उसी को सिल्वर के सम्मान के नाम से हम लोग जानते हैं। किनको दिया गया है? पृथ्वीपाल सिंह को दिया गया है। यानी ये नौसेना जो हम लोग थल सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी, उसे एक दिन पहले आपको पूर्व सेना दिवस जो मनाया जाता है उसी के अवसर पर पृथ्वीपाल सिंह को ये सम्मान से सम्मानित किया गया। मनोज मुकुंद नरवणे जो साहब जो हैं वर्तमान थल सेना प्रमुख हैं। तो आइए देखते हैं अगला। 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो शुरू हुआ, उस महोत्सव में फीचर फिल्म खंड की शुरुआत किससे हुई? तो एक भारतीय फिल्म है सांड की आंख, तुषार हीरानंदिनी की निर्देशक में बनी फिल्म है सांड की आंख। और इस फिल्म के तपसी पन्नू, भूमि पेडकर जो कलाकार हैं इसमें काम किए हैं। और इस फिल्म का शुरुआत कहाँ किया गया? तो गोवा से। कहाँ किया गया है? गोवा में। ये 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में ये चलेगा महोत्सव। और इसमें फोकस कंट्री के रूप में इस बार बांग्लादेश को शामिल किया गया। और इसका उद्घाटन शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो प्रकाश जावड़ेकर जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री के द्वारा इसे शुरू किया गया। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी सुरंग बोरिंग मशीन, यानी सुरंग बनाने के लिए ये मशीन है। बोरिंग मतलब पानी वाला वो नहीं है, ये मशीन है बनाने वाला। तो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी महाराष्ट्र के CM जो उद्धव ठाकरे जी हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं, वहीं से शुरू किया गया। और गोवा से याद रखें, गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अभी आयोजन चल रहा है। गोवा एक ऐसा राज्य है क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है और यहाँ पर हर घर जल पहुँचाने वाला देश का पहला राज्य है। और गुजरात से याद रखेंगे, गुजरात जो है भारत का एक तटीय राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे बड़ी है। और मध्य प्रदेश के रीवा से याद रखें, मध्य प्रदेश के रीवा में ही आपको सोलर प्लांट लगाया जा रहा है जो एशिया का सबसे बड़ा होगा। और तैरता हुआ सोलर पार्क भी कहाँ बनाया जा रहा है? आपको मध्य प्रदेश में। तो आइए देखते हैं, अब मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टैटिक जी के। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है कि स्ट्रोम्बोली किस प्रकार की ज्वालामुखी है? यानी वोल्केनो किस प्रकार की वोल्केनो है। यानी कहने का मतलब कि ज्वालामुखी जो होती है उसका 3 प्रकार होता है। एक सक्रिय ज्वालामुखी होती है, एक सुषुप्त ज्वालामुखी होती है, एक मृत या शांत ज्वालामुखी होती है। सक्रिय ज्वालामुखी कहने का मतलब ऐसा ज्वालामुखी जिसकी अभी भी धरातल के अंदर से मैग्मा जो बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। वो अभी भी क्या हो रही है? निकल रही है, तो उसे क्या कहेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी। और सुषुप्त ज्वालामुखी कहने का मतलब कभी वहां ज्वालामुखी प्रक्रिया हुआ था, वर्तमान में अभी नहीं है, भविष्य में आ सकता है, वहां आ सकता है, उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और मृत या शांत ज्वालामुखी कहने का मतलब बहुत साल पहले वहां ज्वालामुखी प्रक्रिया हुआ था, यानी विस्फोट हुआ था, वर्तमान में अब नहीं होगा, उसे शांत या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो स्ट्रोम्बोली जो है ये सिसिली द्वीप के पास है। कहाँ है? सिसिली द्वीप। और सिसिली द्वीप जो है वो आपको इटली में है। सिसिली द्वीप कहाँ है? इटली में है। और स्ट्रोम्बोली जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी एक्टिव वोल्केनो है, यानी जागृत ज्वालामुखी है। कौन? स्ट्रोम्बोली। और इसमें आज भी आग, यानी जो बले रहता है, जो बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? लावा। आज भी लावा निकलते रहता है, जिसके कारण भूमध्य सागर के आसपास बहुत ही रोशनी होता है। इसलिए स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। पूछेगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। और कहाँ पे है? तो सिसिली द्वीप पे है, यानी लेपारी द्वीप के उत्तर में पड़ता है सिसिली द्वीप, यहीं पर है। और ये कहाँ है? इटली में है। और स्ट्रोम्बोली जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और ज्वालामुखी प्रक्रिया के मुंह को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। इस पर सेपरेट वीडियो है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स को जाकर देखेंगे, प्ले लिस्ट में बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, उसको एक बार देखेंगे जरूर। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है? यानी एंट्री है, वहीं से एंट्री होता है। तो जैसे आप देखते हैं भारत का जो 9 राज्य है जो समुद्र तटीय राज्य है, और समुद्र तटीय राज्य के पास ही बंदरगाह का निर्माण किया गया है। तो इधर जो है पश्चिमी घाट है, यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक और केरल। तो जो भी बंदरगाह होगा वो खासकर तटीय इलाके में ही बंदरगाह बनाया जाता है। और यहाँ पे है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये आपको पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। तो आप देखते हैं इधर पश्चिमी घाट में, यानी इधर है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। तो अरब सागर के तरफ भी
जो बड़े बड़े बंदरगाह है, जैसे कांडला बंदरगाह है गुजरात में, कांडला बंदरगाह है। इसके अलावा आपको मुंबई बंदरगाह, मुंबई के पास ही जवाहर पोर्ट बंदरगाह, गोवा में मार्मू गोवा बंदरगाह, मार्मू गोवा बंदरगाह, कर्नाटक में आपको मंगलुरु बंदरगाह, मंगलुरु बंदरगाह है। और यहाँ पर आपको कोची बंदरगाह है। क्या है? कोची बंदरगाह। यहाँ पर आप तूतीकोरिन बंदरगाह है, तमिलनाडु में ही तूतीकोरिन बंदरगाह है। इसके अलावा तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह, इसके अलावा एनौर बंदरगाह, आपको एनौर बंदरगाह। इसके अलावा आपको पारादीप बंदरगाह, इसके अलावा आपको कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह। क्या है? कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह। तो इस तरह देखते हैं तो 13 बड़े बंदरगाह है। एक पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है अंडमान निकोबार द्वीप के पास, तो एक पोर्ट ब्लेयर, तो ये बड़े बंदरगाह है। और इसमें पूछता है पूर्वी द्वार, तो पूर्वी द्वार कहा जाता है कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह। ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है, तो ये भारत के सब बंदरगाह है। आपको ये क्या है? बंदरगाह है। इधर वाले को पश्चिमी घाट के बंदरगाह कहते हैं जो अरब सागर की तरफ है, और इधर वाले को पूर्वी घाट के बंदरगाह कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे। और ये समुद्र तटीय राज्य जो 9 है, इसी में जो वही बंदरगाह है। अब रहा बात, ये पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है? कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह। इसका नया नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किसका नाम रखा गया है? तो कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह को नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह से याद रखेंगे, इसका नाम है आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है। जबकि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह का नाम रखा गया है वीर सावरकर बंदरगाह। क्या रखा गया है? वीर सावरकर बंदरगाह। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? यानी भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किसे कहा जाता है? सामवेद। ऐसे वेद जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। वेद कितना है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो ये 4 वेद हैं उसमें ऋग्वेद जो होता है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है, जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्त है। और इसी 10 मंडल में आपको गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया, हस्तरेखा की चर्चा किया गया, सोम देवता की चर्चा किया गया, यहाँ पुरुष सूक्त की चर्चा किया गया। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। जबकि यजुर्वेद जो है इसमें गद और पद दोनों की चर्चा किया गया। यज्ञ कर्म कांड की चर्चा सब किसमें किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। जबकि अथर्ववेद में जादू टोना भूत प्रेत की चर्चा किया गया है अथर्ववेद में। और सामवेद में इस संगीत की चर्चा किया गया। किसकी? संगीत की चर्चा किसमें किया गया है? सामवेद में किया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम कहां आयोजित किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया लखनऊ में, आपको 1936 ईस्वी में। कब किया गया? 1936 ईस्वी में लखनऊ में ही एक अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था स्वामी शाहजानंद के द्वारा। किसके द्वारा? तो स्वामी शाहजानंद के द्वारा किया गया था, जो एक किसान नेता थे। क्या थे? एक किसान नेता था। इन्हीं के द्वारा ये लखनऊ में किया गया। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसने कहा था कि भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा गया? तो ये लॉर्ड एल्गिन का कथन था। किनका? लॉर्ड एल्गिन का कथन था, जिसके द्वारा ये कहा गया था। जबकि लॉर्ड डॉफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और लॉर्ड डॉफरिन का कथन था कि यह सूक्ष्म लोगों का क्या है? एक दल है। जबकि लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल विभाजन हुआ था और इसने कहा था कांग्रेस को कि कांग्रेस क्या है? मरने वाली है और इसको कांधा देने तक हम भारत में ही रहेंगे। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है ये भारत के प्रथम क्या थे? गवर्नर जनरल थे। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श किसमें वर्णित है? तो ये वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है, जो आपके भाग 4 में इसकी चर्चा किया गया। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें चर्चा किया गया। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि भारत के संसद में सम्मिश्रित है। तो भारत की संसद की चर्चा जो 79 में किया गया है, तो संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा है। यानी राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं, और अंग पूछे तो 3 और सदन पूछे तो 2। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो महाभियोग कहने का मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया। ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी लाया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में। केवल एक याद रखना है, केवल उपराष्ट्रपति को लाया जाता है हटाने की प्रक्रिया कहाँ? राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है।
अब पूछता है भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का आता है? तो सर्वाधिक योगदान जो है वो तृतीयक क्षेत्र का है, जिसमें सेवा क्षेत्र है। क्या है? सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ग्रेसर का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ग्रेसम के नियम कहने का मतलब हुआ जब मार्केट में एक साथ आपको बढ़िया मुद्रा और खराब मुद्रा दोनों एक साथ आ जाती है तो धीरे धीरे बढ़िया मुद्रा क्या होती है? विलुप्त हो जाती है, और घटिया मुद्रा आपको पूरे मार्केट में क्या होती है? फैल जाती है। तो इसका संबंध किससे है? तो मुद्रा के प्रचलन से संबंध है। किससे? मुद्रा के प्रचलन से। तो इस तरह कुछ स्टैटिक जीके था जिस पर हमने चर्चा किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।